नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार की, अपने ही मंत्रियों से पीएम की नाराजगी की, जानेंगे टाइम मैगजीन में किन किन भारतीयों को मिली जगह और यूपी में क्यों बिखरता दिख रहा है एनडीए। बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनावों में प्रियंका को लेकर कांग्रेस के प्लान की और पश्चिम बंगाल उपचुनावों में ममता की बढ़ती परेशानी की। और बुलेटिन के आखिर में बात डीजल पेट्रोल की कीमत में कमी के संकेतों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने किया टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। टी20 विश्व कप के बाद छोड़ेंगे भारत की कप्तानी, अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहते हैं कोहली। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। 2 साल के कामकाज को लेकर हुई चर्चा, इस्तीफे की लग रही हैं अटकलें। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, चारधाम यात्रा से हाईकोर्ट ने हटाई रोक। आज हुई थी सुनवाई, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोली यात्रा। किसानों के भारत बंद में शामिल हो सकती है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कांग्रेस की समिति ने सोनिया गांधी से की सिफारिश। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने किया है 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। शेयर बाजार में आई तेजी, 418 अंकों की तेजी के साथ 59,141 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 110 अंकों की तेजी, 17,629 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात में सबसे पहले बीजेपी की ओर से नए चेहरे को सीएम बनाया गया और अब मंत्रियों की लिस्ट से भी पुराने नाम गायब कर दिए गए। गुजरात सरकार में आज 24 मंत्रियों को शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नई सरकार में पिछली सरकार का कोई भी मंत्री शामिल नहीं किया गया है। भूपेंद्र पटेल ने पूरा का पूरा घर ही बदल दिया है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हो ही गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दरकिनार करते हुए भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में 24 मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री हैं। सभी को आज शपथ दिलाई गई। वैसे शपथ ग्रहण समारोह पहले कल बुधवार को आयोजित होना था, लेकिन पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल की नाराजगी के चलते इसे टालना पड़ा। नितिन पटेल इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, जबकि रूपाणी की नाराजगी अपने किसी भी समर्थक को नई सरकार में जगह न दिए जाने को लेकर थी। बुधवार को भले ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण टल गया हो, लेकिन आज नए मंत्रियों को शपथ दिला दी गई, जिसमें रूपाणी सरकार में शामिल किसी भी मंत्री को जगह नहीं दी गई है। यानी नई सरकार में सभी मंत्री भी नए हैं। सभी मंत्रियों को 5-5 के गुट में शपथ दिलाई गई और इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम राजेंद्र द्विवेदी का है, जो अब तक गुजरात विधानसभा अध्यक्ष थे और मंत्री बनने से 1 घंटे पहले ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल सरकार में राजेंद्र त्रिवेदी का दर्जा 2 नंबर का होगा। जिन विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू भागानी, राघव पटेल, पूर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चौहान, ऋषिकेश पटेल, कन्हू भाई देसाई और किरीट सिंह राणा। इसके अलावा 14 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया है, जिनमें हर्ष सांघवी, ब्रजेश मेरजा, मनीषा वकील, जगदीश भाई पांचाल, जीतू भाई चौधरी, निमिषा सुतार, मुकेश पटेल, अरविंद रेयाणी, कुबेर डिंडोर, कीर्ति सिंह बाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, देवा भाई मालम, राघव जी मकवाना और विनोद भाई मोराडिया हैं। नई सरकार में सभी नए मंत्री हैं। पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई और लगता है कि केंद्र में भी अब पुराने मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। हाल ही में पीएम ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जिसमें कई मंत्रियों को हटा दिया गया था और पीएम अभी भी कई मंत्रियों के कामकाज से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों पीएम अपने मंत्रियों से दिख रहे हैं नाराज और इसका क्या हो सकता है असर, जिससे परेशानी में पड़ सकती है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में आने में कामयाब हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे मोदी की लहर खत्म होती जा रही है। इस बात की गवाही पिछले कई सालों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे दे रहे हैं, जिसका असर अब अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसीलिए पीएम मोदी के माथे पर भी चिंता की लकीरें आनी शुरू हो गई हैं और उन्होंने अब चिंतन शिविर करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने नए पुराने सभी मंत्रियों के साथ एक अलग तरह की बैठक करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में पीएम मोदी ऐसी 5 बैठक आयोजित करेंगे। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति भवन ऑडिटोरियम में आयोजित पहली बैठक से हुई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मंत्रालय की कार्यक्षमता बढ़ाने को लेकर विचारों को रखा गया। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाकी बड़े चिंतन शिविरों में अलग अलग मंत्रालय की ओर से भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। बैठक में पीएम ने सभी मंत्रियों से अलग अलग मंत्रालयों की जानकारी
जानकारी देने को कहा है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के खराब प्रदर्शन को लेकर खासे टेंशन में है, क्योंकि खराब कामकाज की वजह से ही जनता लगातार सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रही है। महंगाई से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता ने मोर्चा खोल रखा है। इसी नाराजगी का नतीजा हरियाणा से लेकर झारखंड तक देखने को मिला है और आगामी चुनाव में बीजेपी नेताओं की गलती भारी न पड़ जाए, इसीलिए अभी से पीएम मोदी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पीएम भले ही अपने मंत्रियों से नाराज हो और उनकी लोकप्रियता में कमी भी आई हो, लेकिन अभी भी वो बीजेपी में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये बात टाइम मैगजीन ने भी मानी है। मोदी को भारत ही नहीं दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में जगह दी गई है। इसके अलावा ममता बनर्जी को भी टाइम ने अपनी प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी है। इस सूची में भारत से एक और नाम है, देखिए ये रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन हर साल अपनी सूची जारी करती है, जिसमें विश्व भर के उन लोगों का नाम शामिल किया जाता है जिन्होंने लोगों पर प्रभाव डाला हो। मैगजीन किसी भी व्यक्ति को प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल करने के कई आधारों को देखते हुए चयन करती है। कौन कितना लोकप्रिय है, किसका कितना प्रभाव है, कौन शक्तिशाली है। उसी कड़ी में हर बार की तरह इस बार भी टाइम ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का खुलासा किया है। इस बार टाइम की सूची में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को जगह दी गई है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ड्यूक और डचेस ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी और मेगन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टाइम की लिस्ट में शामिल हैं। टाइम द्वारा दिए गए मोदी के परिचय में कहा गया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के 74 वर्षों में 3 प्रमुख नेता रहे हैं: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोदी। नरेंद्र मोदी तीसरे नेता हैं जो देश की राजनीति में प्रभावी हैं। पत्रिका की 2021 में सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का नाम भी शामिल किया गया है। मैगजीन में ममता बनर्जी के परिचय में कहा गया कि वह अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करती हैं, वही खुद पार्टी है। उनके जुझारू तेवर दिखाने वाली भावना और पितृसत्तात्मक संस्कृति में स्वनिर्मित जीवन उन्हें औरों से अलग बनाता है। इसके अलावा पूनावाला के परिचय में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत से दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माता के 40 वर्षीय प्रमुख ने इस पल की जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। भारतीय राजनीति में मोदी और ममता की लोकप्रियता बनी हुई है। ममता ने हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है और अब उनके निशाने पर यूपी है, लेकिन यहाँ राज बीजेपी का है और टीएमसी दूर दूर तक लड़ाई में भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए यूपी चुनाव में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो गठबंधन में सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर है। यदि सहयोगियों को खुश नहीं किया गया तो यूपी में एनडीए का बिखरना तय है। यूपी चुनावों के लिए मैदान तैयार हो चुका है। सभी पार्टियां इस मैदान में कूद चुकी हैं। इसी बीच एनडीए की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनावों से पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई है। एनडीए की सहयोगी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों की आस लगाए बैठी हुई हैं। इसी आस में एनडीए की एक और सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी यूपी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अठावले गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर वह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने 10-12 सीटों की मांग की है। उम्मीद है कि बीजेपी उन्हें सीट दे देगी और वह अनुसूचित जाति वाले इलाकों में अपने उम्मीदवार उतार सकेंगे और वे बीएसपी के वोट बैंक को अपना निशाना बनाएंगे। अठावले ने इस दौरान ये भी संकेत दिए हैं कि अगर एनडीए से संतोषजनक सीटों का बंटवारा नहीं किया जाता है और उन्हें पर्याप्त सीटें नहीं दी जाती हैं तो वे एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच उन्होंने ऐलान किया कि 26 सितंबर से उनकी पार्टी प्रदेश में बहुजन कल्याण यात्रा निकालेगी। यह यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी और 18 दिसंबर को लखनऊ में खत्म होगी। बीते दिनों अठावले ने यूपी के सीएम योगी से भी मुलाकात की और अपनी मांगों को दोहराया है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी साफ कह दिया है कि अगर यूपी चुनाव में उन्हें संतोषजनक सीटें नहीं दी जाती हैं तो वो अलग चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यूपी में 400 सीटें चिन्हित कर ली हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी जहां सहयोगियों के चलते मुश्किल में दिख रही है तो कांग्रेस की मुश्किल पार्टी महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी को लेकर है। प्रियंका को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए या नहीं, इसे लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस अपने इतने बड़े नेता पर सोच समझकर दांव लगाना चाहती है और पार्टी ने प्रियंका को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ने की तैयारी में है।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की ओर से तो प्रियंका को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग भी हो रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद ही होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यूपी में लगा रखी है। खासतौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यूपी का दौरा कर रही हैं। अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। वैसे इस गढ़ में सेंध भी लग चुकी है, लेकिन आज भी कांग्रेस यहां काफी मजबूत है और दावा किया जा रहा था कि प्रियंका यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन पार्टी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि प्रियंका गांधी किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस तरह की खबर फैली कैसे। दरअसल 2 दिन पहले प्रियंका अपनी मां और कांग्रेस की अध्यक्ष अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में थी। दौरे के दौरान उनसे कार्यकर्ताओं ने सीट से चुनाव लड़ने की मांग की। प्रियंका गांधी ने इसका सीधा जवाब देने की बजाय कहा, अभी मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन पार्टी में इसको लेकर चर्चा जरूर करूंगी। जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। इसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बाद में प्रियंका के बयान पर पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि जब कोई नेता फील्ड में होता है तो उसे अपने कार्यकर्ताओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, क्योंकि अगर नेता ऐसा नहीं करेगा तो कार्यकर्ताओं का उत्साह ही गिर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका ही आगे रहेंगी। यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिखती है तो प्रियंका ही सीएम होंगी और उनके पास विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए 6 महीने का वक्त होगा। वैसे भी पिछले करीब 15 साल से यूपी में जो भी सीएम बना है उसने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। विधानसभा की जगह यूपी में पिछले तीनों सीएम विधान परिषद के रास्ते सदन में पहुंचे। प्रियंका स्टार प्रचारक होंगी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनावों के बाद यदि जरूरत पड़ती है तो प्रियंका विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। ये सब चुनावों के बाद होगा, जिसमें अभी काफी समय है। लेकिन इस समय जहां चुनाव चल रहा है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सभी की नजरें भवानीपुर सीट पर है, जहां से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और वो इस बार कुछ मुश्किल में दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले उपचुनाव न होने से ममता बनर्जी परेशान थी और अब हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर भी उनकी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि उपचुनावों को लेकर बीजेपी शुरुआत से ही कुछ न कुछ अड़चन पैदा कर रही थी और अब चुनावों के ऐलान के बाद भी बीजेपी किसी न किसी तरह ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब भवानीपुर में चुनावों को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। बीजेपी ने ममता पर आरोप लगाए हैं कि वह जीतने के लिए और लोगों को डराने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने और उपचुनाव संपन्न होने तक कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष से हटाए जाने की मांग भी की है। इसके अलावा टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं कि वह विधानसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से भवानीपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 40 और बाकी 2 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 25 कंपनियां तैनात करने की अपील की है। बीजेपी की इन मांगों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उसको भवानीपुर में हारने का डर सता रहा है, या यूं कहें कि बीजेपी जानती है कि भवानीपुर में उसका जीतना नामुमकिन है। शायद इसीलिए बीजेपी ने ममता के खिलाफ प्रियंका को उतारा है, जो ममता के आगे बहुत ही कमजोर कैंडिडेट हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात डीजल पेट्रोल की। देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों से हर कोई परेशान है। जनता लगातार सरकार से कीमतों को कम करने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। इसीलिए जनता ने अब अपने खर्चों में ही कटौती करना शुरू कर दिया है। एक सर्वे में बताया गया है कि सरकार की महत्वाकांक्षाओं के चलते जनता अपनी इच्छाओं को दबा रही है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता का तेल निकाल दिया है। ज्यादातर शहरों में कीमतों ने सेंचुरी लगा रखी है। इसी बढ़ती महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है, जिसे लेकर सरकार तो कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन अब लोगों ने ही अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर दिया है। लोकल सर्कल के सर्वे में 50% लोगों ने महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से खर्च में कटौती की बात कही है। वहीं 77% नागरिक चाहते हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए। सर्वे के मुताबिक 2021 में पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों की वजह से 2 में से 1 परिवार ने खर्च में कटौती की है और 5 में से 1 परिवार ने आवश्यक खर्चों में कटौती की है। 51% लोग पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए खर्च में कटौती कर रहे हैं।
ये रिपोर्ट साफ बयां करती है कि सरकार की बेबसी के आगे जनता भी घुटने टेक चुकी है। हालांकि एक उम्मीद की किरण केवल 17 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से ही बची है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। दरअसल जीएसटी का अधिकतम स्लैब 28% है और फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों पर करीब 55% टैक्स लगता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी में उत्पाद शुल्क और राज्य शुल्क जैसे वैट केंद्रीय करों को शामिल किया गया था। तब 5 पेट्रोलियम सामान यानी पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। अब देखना होगा कि बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।